नमस्कार दोस्तों। बच्चे कैसे हैं आप सभी लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है? आवाज आ रही है सभी लोगों को? बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे यस टाइप करके। ऑल गुड? तैयार हो सीआरपीसी के लिए? शुरू करें? चलो ठीक है बच्चे, आज का जो सेशन है बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि कल जो हमने लास्ट वीक सेशन लिए थे सीआरपीसी पे, वहां पे बच्चे हमने ट्रायल को समझा था। जो ट्रायल एक कोर्ट ऑफ सेशन कंडक्ट कर रहा था। बच्चे देखो, दिमाग के स्ट्रक्चर की बात है। कोर्ट ऑफ सेशन कैसे ट्रायल चलाता है, व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द लॉ, वो सारी बातें बच्चे हमने अपने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ी थी और समझी थी। ठीक है, तो ट्रायल के बारे में एज फार एज कोर्ट ऑफ सेशन इज कंसर्न, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। हमारे लिए ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, ज्यादा दिक्कत की सिचुएशन हमारे लिए नहीं है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सेक्शन 225 से शुरुआत की थी और चलते 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 हम लोगों ने सेक्शन 237 पे आके उस पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म किया था। अब देखो आज की क्लास, जो आज के ये दोनों सेशंस हैं, वो कैसे चलने वाले हैं। बच्चे आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 19 को, हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के। और ये जो चैप्टर नंबर 19 है, ये बात तो करता है ट्रायल की, पर यहां पे जो ट्रायल है वो कौन चला रहा है? मजिस्ट्रेट। कौन चला रहा है? मजिस्ट्रेट। एंड व्हेन आई यूज द टर्म मजिस्ट्रेट, दैट मींस चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ सेशन कैसे चलाता है प्रक्रिया को, कैसे ट्रायल चलाता है, क्या क्या बातों का ध्यान रखता है, क्या क्या करना पड़ता है उसको, वो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं कि यही सारी चीजों के बारे में मजिस्ट्रेट कैसे चलाता है, उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, तो ये जानेंगे हम चैप्टर 19 के अंदर। पर चैप्टर 19 का जो कॉन्टेक्स्ट है वो मजिस्ट्रेट का तो है ही, साथ ही साथ सबसे पहले हम समझने वाले हैं जो लॉ है वारंट केसेस के बारे में। कौन से केसेस के बारे में? वारंट केसेस के बारे में। अब वारंट केसेस कौन से होते हैं, जल्दी से बताओ मुझे चैट बॉक्स पे। बच्चे व्हाट इज ए वारंट केस? क्या फर्क होता है वारंट केस और सम्मन केस में? जल्दी से सुनते भी चलो, टाइप भी करते चलो। ठीक है, तो वारंट केसेस के बारे में ट्रायल चलाने की जो प्रक्रिया है वो हमारे इस चैप्टर नंबर 19 में बताई गई है। बच्चे इसकी शुरुआत होती है सेक्शन 238 से, 238 से, एंड इट गोज अप टिल सेक्शन 250। तो 238 से लेके 250 तक का सफर तय करेंगे हम लोग, और इस पूरे सफर को 3 टुकड़ों में बांटेंगे। हम क्या बांटेंगे? हमारे स्टैट्यूट ने ही बांट रखा है। पहला भाग रहेगा ऐसे केसेस, ऐसे वारंट केसेस जो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आए हैं, उनके ट्रायल चलाने के बारे में प्रक्रिया लिखी हुई है। बच्चे लिख लिया, नोट्स में लिख लो, सेक्शन 238 से लेके 243 तक। तो सबसे पहला कंपोनेंट जो होगा हमारे सेशन का वो यही होगा, 238 टू 243। मोस्ट लाइकली ये वाली जो क्लास है उसमें हम लोग इस चीज को कवर करेंगे। फिर जो सेकंड कंपोनेंट है वो ऐसे केसेस की बात करता है जो वारंट केस तो है, पर जो इंस्टीट्यूट हुए हैं पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे नहीं, पुलिस रिपोर्ट के अलावा। अब याद करो, पुलिस रिपोर्ट के अलावा क्या ऑप्शन थे सेक्शन 190 के अंदर, जहां पे कॉग्निजेंस ली जा रही थी? या तो कंप्लेंट रही होगी, या मजिस्ट्रेट की खुद नॉलेज होगी, या कोई इंफॉर्मेशन होगी फ्रॉम अ थर्ड पर्सन। जब इन आधार पर कोई केस आता है तो उसके बारे में कैसे ट्रायल चलाया जाता है, क्या प्रक्रिया होती है, क्या बदलाव होते हैं, वो बताए गए हैं बच्चे सेक्शन 244 से लेके सेक्शन 247 तक। सो दिस इज द सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, और फाइनली जो लास्ट कंपोनेंट है, वहां पे हम ये दोनों ही सिचुएशंस में, चाहे पुलिस रिपोर्ट वाला ट्रायल हो, चाहे वो अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट वाला ट्रायल हो, दोनों को कैसे कंक्लूड करते हैं, हाउ डज इट एंड, ये वाले बात से हमारे ये 3 सेक्शंस डील करते हैं। सेक्शन 248, 249 और 50। इसी के साथ हम लोग खत्म करेंगे, जो मोस्ट लाइकली हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा, 9 बजे वाली क्लास में होगा। सो दिस इज हाउ दी सिचुएशन गोज। ठीक है, 238 टू 250 हमारा एजेंडा है। किसी ने नहीं बताया? जल्दी बताओ, व्हाट इज अ वारंट केस? फटाफट से, व्हाट इज द क्राइटेरिया, व्हाट इज अ वारंट केस? क्योंकि वो बेसिक प्रेमाइस है, वहीं से शुरू करेंगे हम लोग। व्हाट इज अ वारंट केस? सीरियस ऑफेंस। ओके, ये फीचर है, ये एक फीचर हो गया। वारंट के सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, बट डेफिनेशन क्या है, कैसे डिमार्केट करते हो?
आईपीसी के अंदर, सीआरपीसी के अंदर कि ये वारंट केस है। व्हेन पनिशमेंट इज अबव 2 years, इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, सही है बट इनकम्प्लीट है। ये तो इजी तरीका था याद रखने का, पर डेफिनेशन क्या कहती थी? एक ऐसा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट या तो डेथ, या फिर इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या फिर जल्दी बताओ, अब 2 साल या 3 साल? एक 3 भी बोल रहा है बच्चा। 2 साल या 3 साल? 2 साल से ज्यादा पे बनता है वारंट केस, 3 साल पे। डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट, व्हाट इज द थर्ड कंपोनेंट? 2 साल, 3 साल? 2 साल, 2 साल से ज्यादा की इंप्रिजनमेंट। ठीक है, तो डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट और 2 और मोर इयर्स ऑफ इंप्रिजनमेंट। तो ये वाली जो सिचुएशंस है ये क्या कहलाती है? वारंट केस। अब हम यही पढ़ेंगे कि वारंट केसेस के बारे में ट्रायल कैसे चलता है। सम्मन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट सेशन में, मतलब नेक्स्ट वीक आपको समझाऊंगा। पहले वारंट केसेस के बारे में, जैसे बच्चे ने कहा सीरियस ऑफेंसेस के बारे में क्या प्रक्रिया है उसको समझ लेते हैं। चलो शुरू हो जाओ, नोट्स को तैयार कर लो, दिमाग को तैयार कर लो। बहुत इजी है बच्चे। अगर आपको पिछला सेशन याद है जहां पे आपको कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल बताया गया था, 50% चीजें वही हैं। ओवरलैप होगा, मतलब कई बार ऐसा होगा कि आपको पहले से ही पता है, क्योंकि उन चीजों को मैंने बता रखा है पहले से। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, इट इज गोइंग टू बी एन इजी वन फॉर यू। स्टार्ट विद सेक्शन 238। बच्चे सेक्शन 238 के अंदर सीधा रेफरेंस दिया गया है सेक्शन 207 का, और इस सेक्शन के अंदर बस इतना सा लिखा हुआ है कि जब भी, मैंने बताया ना हम पहला कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, तो पहला कंपोनेंट क्या है? पहला कंपोनेंट बात करता है किस बारे में? ऐसी सिचुएशंस के बारे में जहां पे वो वारंट केस आया है पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, है ना? 238 से लेके 243 तक ऐसे सेक्शन से जो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आए हैं। तो यहां पे बोला जा रहा है कि जब भी कोई वारंट केस पुलिस रिपोर्ट के आधार पर इंस्टीट्यूट किया जाता है और उसके बदले में जो एक्यूज व्यक्ति है जिस पे आरोप लगे हैं वो कोर्ट के सामने उपस्थित होता है, मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो सबसे पहली जिम्मेदारी है मजिस्ट्रेट की, मतलब वो बाउंड है बच्चे, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्या है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी? की वो अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि उसने सेक्शन 207 की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया है या नहीं। तो सबसे पहली चीज जब एक्यूज को लाया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने ट्रायल चलाने के लिए, एक ऐसे वारंट केस में जो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आया है, तो सबसे पहली चीज जो मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है वो ये है कि वो अपने आप को सेटिस्फाई करे कि सेक्शन 207 की रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई हैं या नहीं। अब ये सेक्शन 207 क्या है आपको याद करना होगा। बच्चे सेक्शन 207 के अंदर एक राइट दिया गया है एक्यूज्ड व्यक्ति को, और वो राइट क्या है? सप्लाई टू द एक्यूज्ड ऑफ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। सेक्शन 173 के अंदर जो पुलिस रिपोर्ट फाइल करती है पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने, और उसका जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था और बताया था कि उसके साथ साथ क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो वो पुलिस रिपोर्ट और वो जो सारे डॉक्यूमेंट सप्लाई किए जाते हैं मजिस्ट्रेट को उसके कॉग्निजेंस लेने के लिए, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद दैट पुलिस रिपोर्ट जरूरी होता है एक्यूज्ड व्यक्ति को देना, एक्यूज्ड व्यक्ति को पहुंचाना। और ये अधिकार है उसका सेक्शन 207 के अंदर, और ये जिम्मेदारी है मजिस्ट्रेट साहब की। जिस मजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस लिया है ना उस पुलिस रिपोर्ट के आधार पर उस केस का, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस रिपोर्ट को अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स एक्यूज्ड व्यक्ति को पहुंचाए। तो सबसे पहला काम जो मजिस्ट्रेट करेगा ट्रायल चलाने से पहले वो यही करेगा कि देख ले भाई कि आपने सेक्शन 207 की रिक्वायरमेंट को पूरा किया है या नहीं किया है, मतलब एक्यूज्ड व्यक्ति तक आपने वो पुलिस रिपोर्ट और वो सारे डॉक्यूमेंट्स पहुंचा दिए हैं या नहीं। तो कैसा रिश्ता चल रहा है बच्चे? रिश्ता ऐसे चलता है, बोलते हो ना इंटर रिलेशन। देखो इंटर रिलेशन, सेक्शन 238 का सोर्स क्या? सेक्शन 207।
और 207 का सोर्स क्या? सेक्शन 173 कि 173 में प्रोवाइड करी गई रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स 207 के अंदर एक्यूज को देने हैं और इस बात को एंश्योर करना है उस मजिस्ट्रेट को जो ट्रायल चला रहा है सबसे पहले। ये बात लिखी है 238 के अंदर। सो दिस इज हाउ दीज थ्री सेक्शंस आर कनेक्टेड विद वन अनदर, जिसके जिस्ट में यही है कि एक्यूज्ड व्यक्ति पे वो डॉक्यूमेंट्स पहुंचने चाहिए। अब आप सभी पूछोगे सर इतनी महत्व क्यों दे रहे हैं हम इस बात को? बच्चे वो अधिकार है, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है एक्यूज व्यक्ति के फेवर में, क्योंकि वो उसी हिसाब से अपना डिफेंस तैयार करेगा। जब तक उसी को आप रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं दोगे कि उसके बारे में किस बारे में केस चल रहा है, किस आधार पर केस चल रहा है, तब तक वो कैसे डिफेंड करेगा अपने आप को? तो उसको अलाउ करने के लिए, उसको उस पोजीशन में लाने के लिए कि वो अपना सही तरीके से डिफेंस कर सके, इस रिक्वायरमेंट को पूरा करना जरूरी है। अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई तो अगर मजिस्ट्रेट साहब ने ट्रायल को कंक्लूड कर दिया और पता चला कि ऐसा ऐसा बदमाशी हुई थी, तो ऐसा ऑब्जेक्शन उठ सकता है कि वो जो ट्रायल है वो फेयर ट्रायल नहीं था। इसकी वजह से इस बात को इतना महत्व दिया जा रहा है कि भाई ट्रायल शुरू करने से पहले एंश्योर कर लो कि एक्यूज व्यक्ति को सेक्शन 207 के अंदर वो सारी चीजें दे दी गई हैं या नहीं, तभी आगे बढ़ो। तो सेक्शन 238 एक्ट्स एज अ वर्ड ऑफ कॉशन, सावधानी, जैसे गेट के बाहर लिखा होता है ना, बी अवेयर। भाई डॉग्स है यहाँ पे, ऐसा ही है कि भाई याद कर लो, दे दिए ना सारे डॉक्यूमेंट्स, दे दिए ना, तब बढ़ना आगे। Now come to the next section and that is section 239. सेक्शन 239 पहला एग्जिट डोर है। उसी पैटर्न में पढ़ाऊंगा बच्चे जिस पैटर्न में मैंने आपको कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल पढ़ाया है। तो जैसे मानो कि आप मेट्रो स्टेशन में हो और मेट्रो स्टेशन के अंदर जो सबसे पहला एग्जिट है, एग्जिट किसके लिए है? एक्यूज के लिए। किस बात का एग्जिट है? बाहर जाने का, केस से बाहर जाने का, केस से पीछा छुटाने का। तो ऐसे लिख लो अपने नोट्स के अंदर, सेक्शन 209 इज एग्जिट नंबर 1 फॉर द एक्यूज्ड। ऐसे याद रह जाएगा आपको, क्योंकि ये बताता है कि कब एक्यूज्ड को डिस्चार्ज करना होगा। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? छोड़ना पड़ेगा। देखो, अगर मजिस्ट्रेट साहब को उस पुलिस रिपोर्ट को देखने के बाद और उन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद, वही पुलिस रिपोर्ट, वही डॉक्यूमेंट्स जो सेक्शन 173 के अंदर उसे प्राप्त हुए हैं, जिनको सेक्शन 207 के अंदर एक्यूज को पहुंचाना था और जिनके बारे में श्योर होना था सेक्शन 238 के अंदर, वही डॉक्यूमेंट्स, वही पुलिस रिपोर्ट, अगर उन सारी चीजों को देखने के बाद और अगर किसी विटनेस को बुलाया गया है, अगर उसका एग्जामिनेशन करने के बाद, एक्यूज से बातचीत करने के बाद, अगर मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा जरूरी लगे कि भाई प्रोसिक्यूशन को भी एक मौका दिया जाना चाहिए, तो प्रोसिक्यूशन को भी मौका देने के बाद, अगर कोर्ट को लग रहा है कि भाई एक्यूज को भी मौका दिया जाना चाहिए अपनी बात को रखने का, तो एक्यूज को भी मौका देने के बाद, इन सारी प्रक्रिया को करने के बाद, अगर मजिस्ट्रेट साहब को लग रहा है कि जो आरोप लगाया गया है इस एक्यूज व्यक्ति पे वो ग्राउंडलेस है, शब्दों पे ध्यान दे बच्चे, वो ग्राउंडलेस है मतलब बिल्कुल बेतुका है, तो उसकी ये जिम्मेदारी बच्चे, वो वाद्य है, उसका डिस्क्रिशन नहीं है। ध्यान से देखिएगा, मजिस्ट्रेट साहब वाद्य हैं, अंडर ड्यूटी हैं कि वो एक्यूज व्यक्ति को वहीं के वहीं छोड़ देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। और ऐसा करते वक्त ये जरूरी है कि अपने इस कंक्लूजन पे पहुंचने की कि उनको लगा कि वो आरोप ग्राउंडलेस है, उसकी वजह, उसके रीजंस उनको लिखने पड़ेंगे अपने ऑर्डर के अंदर, अपने डिस्चार्ज ऑर्डर के अंदर। तो कहने का मतलब है, क्योंकि हम ऐसे केसेस की चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले जो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आए हैं, और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जब कोई भी केस आता है तो कोर्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास क्या होता है देखने के लिए?
वही पुलिस रिपोर्ट। और सेक्शन 173 के अंदर जो बाकी के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मेडिकल रिपोर्ट है, किसी की विटनेस की गवाही है 161 के अंदर, उन सारी चीजों को देखने के बाद मजिस्ट्रेट साहब को भरोसा नहीं हो पा रहा भाई। और इतना ही नहीं, मजिस्ट्रेट साहब ने अपनी तसल्ली करने के लिए प्रोसिक्यूशन से भी बातचीत कर ली कि भाई उनका क्या कहना है, एक्यूज को भी मौका दे दिया कि उसका क्या कहना है। पर इन सारी बातों को एनालाइज करने के बाद भी मजिस्ट्रेट साहब सेटिस्फाइड नहीं है और उनको लग रहा है कि ये जो आरोप लगाए गए हैं एक्यूज व्यक्ति के बाद खिलाफ, ये बिल्कुल ग्राउंडलेस है, उनका कोई आधार नहीं है, आधारहीन है। जैसे ही मजिस्ट्रेट ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचता है, फिर वो चाह के भी, ध्यान से सुनना बच्चे, फिर वो चाह के भी उस केस के बारे में ट्रायल चला नहीं सकता, उसको डिस्चार्ज ही करना पड़ेगा। बच्चे एक बात को समझिएगा, अभी जब जिस स्थिति में हैं हम लोग, अभी जो जिक्र कर रहे हैं, जो डिस्कशन कर रहे हैं अभी 239 के अंदर, अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, अभी ट्रायल शुरू होने की तैयारी में है। ट्रायल शुरू होने से पहले ही छोड़ देंगे, क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब को दम नहीं लगी, क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब को जरूरी नहीं लगा उसके बारे में ट्रायल चलाना। समझना इस बात को, मैंने आपको बताया था ना डिस्चार्ज और एक्विटल में क्या फर्क होता है। डिस्चार्ज एक ऐसी स्थिति है कि किसी व्यक्ति पे कोई चार्ज ही नहीं लिखा, डिस्चार्ज मतलब बिना चार्ज, उस पर चार्ज ही नहीं लगा, आरोप ही नहीं लगे, चार्ज फ्रेम ही नहीं हो पाया उसके खिलाफ और उसे पहले ही छोड़ दिया, मतलब उसके खिलाफ ट्रायल चलने से पहले ही छोड़ दिया गया। और एक्विटल कब बोलते हैं? जब किसी व्यक्ति पे चार्ज लगा, उसके खिलाफ ट्रायल भी चला, पर वो साबित नहीं हो पाया, तब कहलाता है वो एक्विटल। तो ये जो परिस्थिति है वो प्री ट्रायल की है, ट्रायल से जस्ट पहले की, पर ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ। ट्रायल शुरू होने से पहले ही मजिस्ट्रेट साहब ने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे को तो लग ही नहीं रहा कि भाई मैं ट्रायल चलाऊं क्यों। और इसका मैंने आपको टेस्ट बताया था लास्ट क्लास में, मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं, पर वही टेस्ट लगता है बच्चे यहां पे भी। ये जो पुलिस रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं ना मजिस्ट्रेट साहब, इन सारी चीजों को देखने के बाद मजिस्ट्रेट साहब को बस अपने आप से एक सवाल पूछना है, बस एक सवाल। और वो सवाल ये है कि ये जो सारे एलिगेशंस, आरोप जो लगाए जा रहे हैं कि इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, पुलिस रिपोर्ट के अंदर, उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर, या फिर जो भी बातें प्रोसिक्यूशन कह रहा है, मान लो फॉर अ सेकंड कि अगर वो सारी बातें साबित भी हो जाएं, तो क्या वो सक्षम होगी इस व्यक्ति को अपराधी घोषित करने के लिए? मतलब अगर हम एक बार को प्रोसिक्यूशन की हर बात को सत्य मान लें, वो जो भी कह रहा है, पुलिस रिपोर्ट में लिखी हुई हर बात को मान लें कि वो प्रूव हो गई है, इमेजिन, क्या वो उस स्टेट में सफिशिएंट होंगी पनिशमेंट देने के लिए या नहीं? अगर होंगी, अगर वो प्रूव हो पाती हैं, तो आगे चल के प्रूव होना ना या फिर ना होना, ये तो ट्रायल का काम है ना, अभी तो उसको जज नहीं कर सकते, वो तो ट्रायल में पता चलेगा। पर अगर वो हो जाती हैं तो सजा मिल सकती है या नहीं? अगर मिल सकती है तो सेक्शन 239 का इस्तेमाल नहीं करेगा मजिस्ट्रेट, मतलब डिस्चार्ज नहीं करेगा। पर अगर उसे ऐसा लग रहा है कि इन सारी बातों को फॉर अ सेकंड हम मान भी लें टू बी ट्रू, कि मानो ट्रायल पूरा का पूरा प्रोसिक्यूशन के फेवर में चला जाए, कल को जो जो गवाह जो भी कुछ कह रहा है वो सब कुछ सच कह रहा है, मान लो, फिर भी वो सफिशिएंट नहीं होगा इस व्यक्ति को सजा देने के लिए। अगर ये वाली सिचुएशन है, वो एक बिल्कुल एप्ट सिचुएशन है सेक्शन 239 के लिए, क्योंकि वहां पे बच्चे ट्रायल चलाने का फायदा नहीं है, क्योंकि ट्रायल चलाओगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, प्रोसिक्यूशन की हर बात साबित हो जाएगी। पर अगर वो साबित होने के बाद भी सक्षम नहीं है कि उसको सजा देने के लिए, तो फिर क्या लॉजिक है उस ट्रायल का? दैट इज द रीजन कि ट्रायल शुरू होने से पहले ही डिस्चार्ज कर दो। अब इसका कैसे ऐसे होगा? देखो बच्चे, आईपीसी का कोई भी ऑफेंस ले लो या फिर कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस ले लो, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जो भी एलिगेशंस है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी विटनेसेस हैं, जो प्रोसिक्यूशन लेके आना चाह रहा है, ये जरूरी हो कि उन सब चीजों से वो चीजें एस्टेब्लिश होती हों,
जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर मर्डर का एग्जाम्पल लें तो मर्डर साबित करने के लिए दिखाना पड़ेगा कि इसी व्यक्ति ने कृत्य किया, एक्ट किया, चाकू मारा, गोली मारा, और यह भी दिखाना पड़ेगा कि उसकी इंटेंशन या नॉलेज थी। तो अगर प्रोसिक्यूशन जिन विटनेसेस को लेके आ रहा है या वो जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर रहा है या फिर जो भी कुछ है उसके पास, अगर उनमें से ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो डायरेक्टली दिखा रही हो कि इसी व्यक्ति ने किया है ये एक्ट या उसके पास इंटेंशन थी या नॉलेज थी, वो सारी ऐसी चीजें हैं जो इधर उधर इशारा कर रही हैं, जो पुरानी दुश्मनी दिखा रही हैं फॉर एग्जाम्पल, जो उसकी पत्नी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखा रही हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे मोटिव। बट एक्टर्स रियस नहीं दिखा रही, मेंसरिया नहीं दिखा रही, इंटेंशन नहीं दिखा रही, एक्ट नहीं दिखा रही। तो अगर वो सारी बातें कल को साबित भी हो जाएं, मानो एक्यूज का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल भी रहा था डिसीज की वाइफ से फॉर एग्जाम्पल, अगर वो बात साबित भी हो जाए तो क्या सफिशिएंट होगी उसको मर्डर के लिए सजा देने के लिए? नहीं ना, यू नीड समथिंग जो दिखाए कि उसने किया, कम से कम कुछ सर्कमस्टांशियल तो हो। अगर ऐसा कुछ नहीं है, सब इधर उधर की बातें हैं जो सफिशिएंट नहीं होंगी एस्टेब्लिश होने के बाद सजा देने के लिए, तो ऐसा ट्रायल चलाने की कोई जरूरत नहीं है। एंड दैट इज द पॉइंट जो सेक्शन 239 कहता है, इसीलिए ये कहलाता है एग्जिट नंबर 1। ये ऐसी स्थिति है कि मेट्रो में बैठे नहीं, एक गेट से घुसे दूसरे गेट से निकल गए, मेट्रो में बैठे नहीं, कहीं गए नहीं। सो दिस इज एग्जिट नंबर 1 फॉर द एक्यूज्ड। पर बच्चे इसकी सबसे मजेदार बात क्या है, क्योंकि कल को जब हम एक्विटल की स्टेज पे जाएंगे ना, जब ट्रायल शुरू हो जाएगा, एक्विटल करना है या नहीं करना है वो मजिस्ट्रेट साहब की मर्जी होती है। वो अपने हिसाब से, अपनी समझदारी के हिसाब से एविडेंसेस को जज करके, विटनेसेस को सुन के समझ के वो फैसला लेते हैं। पर यहां पर मजिस्ट्रेट साहब की मनमर्जी नहीं चल रही है। यहां पे जैसे ही वो इस स्थिति में पहुंचते हैं कि जो एलिगेशंस हैं वो ग्राउंडलेस हैं, तो वो डिस्चार्ज कर सकते हैं, मतलब डिस्चार्ज करना ही होगा। किसी भी ग्राउंडलेस एलिगेशंस के आधार पर यू कांट कंटिन्यू विद द ट्रायल, जब उस ट्रायल का कोई पर्पस सर्व ही नहीं होने वाला है। अब इसमें बच्चे परेशानी क्या है सेक्शन में, मैं उस परेशानी को भी बता देता हूं आपको। ये जो शब्द है ग्राउंडलेस, इसने बहुत लोगों को परेशान किया है, क्योंकि जब इस शब्द को हम समझते हैं, क्योंकि यहां पे लिखा है कि मजिस्ट्रेट साहब को लग रहा है कि वो जो चार्ज लगाया गया है एक्यूज पे वो ग्राउंडलेस है, और ग्राउंडलेस का मतलब होता है आधारहीन। जब हम इस शब्द को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि इस सेक्शन का इस्तेमाल करने के लिए मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा लगना चाहिए कि जो प्रोसिक्यूशन के एलिगेशन हैं वो झूठे हैं, या उनके जो गवाह हैं वो झूठ बोल रहे हैं, या जो उनके एविडेंसेस हैं वो नकली हैं। ऐसी भावना आती है निकल के, इसलिए छोड़ रहा है मजिस्ट्रेट, क्योंकि मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि प्रोसिक्यूशन झूठा है इसलिए छोड़ रहा है। नहीं बच्चे, नहीं, क्योंकि वो झूठा है या सच्चा है ये मजिस्ट्रेट साहब बिना ट्रायल चला के डिसाइड नहीं कर सकते। ये तो ट्रायल में ही डिसाइड होगा, जब किसी विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, फिर क्रॉस होगा, तब होगा कि उसने सच बोला या झूठ बोला। जब एविडेंस के ऊपर आर्ग्यूमेंट होगा कोर्ट में, तब पता चलेगी कि वो रिलायबल है, एडमिसिबल है, रिलेवेंट है या नहीं। वो प्री ट्रायल की स्थिति नहीं है। तो इस ग्राउंडलेस को आप ऐसे इंटरप्रेट मत करना कि मजिस्ट्रेट साहब को भरोसा नहीं हो रहा प्रोसिक्यूशन पे। यहां पे सिचुएशन वो है जो मैं समझा रहा हूं आपको, कि भरोसे ना भरोसे की बात नहीं है। यहां पे स्थिति ऐसी है कि अगर प्रोसिक्यूशन पे पूरा भरोसा कर भी लिया जाए फिर भी सफिशिएंट नहीं होगा। तो यहां पे क्वेश्चन सफिशिएंसी का है, एंड दैट इज द कॉज ऑफ डिस्चार्ज। वो कितना रिलायबल है या नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि रिलायबिलिटी, एडमिसिबिलिटी, रिलेवेंसी, डिपेंडेबिलिटी, ये सारे पॉइंट्स आते हैं ट्रायल के अंदर। बिना ट्रायल के कोई भी जज साहब भगवान नहीं है कि किसी की शक्ल देख के बताएं कि वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, और ना ही उनके पास ऐसा कोई अधिकार है। ठीक है बच्चे, तो सेक्शन 239 को बिल्कुल ऐसे ही समझिएगा जैसा मैंने आपको यहाँ पे प्रदर्शित किया है, और इस ऑब्जेक्शन को अपने आंसर के अंदर लिखना कि ये गलत है, इसको हमें सही तरीके से समझना होगा। अब मुझे जल्दी से बताओ
कि जितनी भी बातें मैंने बोली कुछ ज्यादा ही बोल दी, आपको समझ में आई हैं या नहीं? आर वी ऑल क्लियर अबाउट सेक्शन 239 और नॉट? जल्दी से बच्चे, वी डोंट हैव टाइम, आधा घंटा ऑलरेडी निकल चुका है। जल्दी से क्विकली क्विकली सभी लोग फटाफट, आज एक्टिव चाहिए आज मेरे को। हाँ, आज बहुत एंजॉय करोगे आप, बस एकदम ना ऐसा बैठो जैसे अभी एकदम बिल्कुल ग्लूकॉन डी पी के आए हो। नाउ कमिंग टू सेक्शन 240। अभी ये जो 240 है, ये एग्जिट नहीं है, ये मेट्रो में घुसने का रास्ता है। यहां पे आपको मेट्रो के अंदर घुसेड़ा जा रहा है, आपको बाहर नहीं जाने दे रहे, ठीक है? तो ये अपोजिट है, सेक्शन 239 का अपोजिट है। इसको हम बोलते हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। मैंने चार्ज के बारे में आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया था ना, कि चार्ज कैसे फ्रेम होते हैं, क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या लिखना होता है। वही चार्ज की फ्रेमिंग देखो कैसे काम करती है। अगर सारी चीजों को देखने के बाद, समझने के बाद, मतलब वही चीजें जो हमने सेक्शन 239 के अंदर पढ़ी, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट वाले केसेस को हम पढ़ रहे हैं पहले, तो वो जो पुलिस रिपोर्ट है उसको पढ़ने के बाद, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद, प्रोसिक्यूशन से बातचीत करने के बाद, एक्यूज से बातचीत करने के बाद, मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा लग रहा है कि भाई केस में दम है, केस में दम है। मतलब जो मैंने आपको रूल बताया ना पिछले सेक्शन के अंदर, उसको जस्ट अपोजिट कर दो, कि सारी सिचुएशंस देखने के बाद कोर्ट को ऐसा लगता है कि कल को अगर प्रोसिक्यूटर साहब इन सब बातों को ट्रायल के अंदर प्रूव कर पाए, कल को ये जो गवाह बोल रहा है कि मैंने देखा, मैंने ये किया वो किया, ये सच्चा साबित हो जाए ट्रायल के दौरान, तो वो सफिशिएंट होगा इस व्यक्ति को कन्विक्ट करने के लिए। अगर मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा लग जाए कि जो एलिगेशंस रेज की गई हैं, जो एविडेंस लाए गए हैं, अगर वो एस्टेब्लिश हो पाए, अब वो होंगे या नहीं उसके बारे में तो फ्यूचर नहीं देख सकते मजिस्ट्रेट साहब, वो तो ट्रायल में पता चलेगा, पर अगर हो पाए तो, इफ दैट हैपेंड, तो इस एक्यूज को सजा देने के लिए सफिशिएंट होंगे। अगर मजिस्ट्रेट साहब इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं, मतलब वो सेटिस्फाइड है अबाउट द सफिशिएंसी, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करते हैं? ऑब्वियसली डिस्चार्ज तो नहीं करेंगे, क्या करेंगे? चार्ज को फ्रेम करेंगे। यहां पे भी बच्चे बाध्यता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है। जैसे इनसफिशिएंसी की वजह से छोड़ने की बाध्यता है, ऐसे ही सफिशिएंसी की होने की वजह से चार्ज को फ्रेम करने की बाध्यता है। मतलब अगर एविडेंस सफिशिएंट है, अगर वो प्रूव होता है तो कल को, तो मजिस्ट्रेट साहब चाह के भी एक्यूज को डिस्चार्ज नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर एविडेंस इनसफिशिएंट है, तो मजिस्ट्रेट साहब चाह के भी ट्रायल चला नहीं सकते। तो यहां पे मजिस्ट्रेट साहब के पास बिल्कुल डिस्क्रिशन नहीं होता। एक बार जब ट्रायल शुरू हो जाएगा, फिर तो उनके पास डिस्क्रिशन ही डिस्क्रिशन है कि एक्विट करूं कि कन्विक्ट करूं, छोड़ना है सजा देनी है, वो खुद करेंगे। पर ये वाली सिचुएशन पे जब ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, ट्रायल करना है या नहीं, ये उनके हाथ में नहीं है। उनके हाथ में बस इतना है कि वो उस सारी परिस्थितियों को सही से समझें, एनालाइज करें, और फिर इस नतीजे पे पहुंचे कि वो सफिशिएंट है या नहीं। सफिशिएंसी की स्थिति में उनको फ्रेम चार्ज करना ही होगा, और इनसफिशिएंसी की स्थिति में उनको डिस्चार्ज करना ही होगा। तो अगर वो सफिशिएंट लग रहा है, तो सेक्शन 240 की परिस्थिति बन रही है, और हमारे मजिस्ट्रेट साहब को चार्ज फ्रेम करने पड़ेंगे जो राइटिंग में होंगे। अब वो चार्ज फ्रेमिंग कैसी होती है वो मैं आपको बता चुका हूं सारी बातें। फिर क्या होगा दूसरे नंबर पर? अब चार्ज तो फ्रेम हो गया, मतलब बच्चे मैंने जैसा आपको बताया था कि चार्ज फ्रेम होना ये पहला प्रत्यक्ष कदम होता है टुवर्ड्स द ट्रायल। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप।
जैसे आपकी नई नई शादी हुई है तो आपकी वाइफ जो कलश में जाके फुटबॉल की तरह लात मारती है ना आपके घर के अंदर, द चार्ज इज द फर्स्ट स्टेप, वही वाला, ये कलश को ऐसे करके टिप कर दिया। सो दिस इज द चार्ज। अब हम घुस रहे हैं, तो अगर मेट्रो वाला हम एग्जाम्पल लें तो अब दरवाजा खुला है और अब हम अंदर जा रहे हैं। चार्ज इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। ठीक है, एक बार जब चार्ज फ्रेम हो जाता है तो मजिस्ट्रेट साहब की जिम्मेदारी होती है कि जिस चार्ज को उन्होंने फ्रेम किया है उसको पढ़ के सुनाएं और एक्सप्लेन भी करें। किसको? एक्यूज व्यक्ति को, जिससे उसे पता चले भाई किस बात का चार्ज लगा है उस पर, मर्डर का लगा है, रेप का लगा है। फिर उसके बाद आता है दूसरा नंबर, यहीं से जुड़ेगा अगला सेक्शन। चार्ज समझाने के बाद मजिस्ट्रेट साहब पूछेंगे एक्यूज व्यक्ति से कि क्या वो अपना गुनाह स्वीकार करता है या नहीं, क्या वो प्लीड गिल्टी करना चाहता है या फिर अपने खिलाफ ट्रायल चलवाना चाहता है। प्लीड गिल्टी करना चाहता है या नहीं, दिस वुड बी द क्वेश्चन। और यहीं पे हमारा सेक्शन 240 खत्म हो जाता है। तो सेक्शन 240 के अंदर हमने क्या सीखा कि अगर मजिस्ट्रेट साहब सफिशिएंसी के बारे में सेटिस्फाइड हैं, देन ही इज बाउंड टू कंडक्ट द ट्रायल। इसलिए उनको सबसे पहले चार्ज को फ्रेम करना पड़ता है, उसको पढ़ के सुनाना पड़ता है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, और ये सब करने के बाद वो सवाल पूछते हैं एक्यूज व्यक्ति से कि क्या आप प्लीड गिल्टी करना चाहते हो। बस दिस इज द सेक्शन। अब मुझे जल्दी से बताओ बच्चे चैट बॉक्स में, आर वी ऑल क्लियर अबाउट सेक्शन 240 और नॉट? एक्यूज से बच्चे इसलिए पूछा जाता है क्योंकि हो सकता है कि वो अपना गुनाह स्वीकार ही कर ले। अगर वो खुद से स्वीकार कर रहा है कि मैंने ये अपराध किया है, तो फिर क्यों हमको पूरा प्रोसेस लेके जाना है प्रूफ करने का? हमको करने की जरूरत ही नहीं है। डिफेंस कैसे करेगा जब वो अपने आप को डिफेंड कर ही नहीं रहा? वो तो कह रहा है कि मैंने किया है, तो कैसे करेगा अपना डिफेंस? ट्रायल कैसे चलेगा? पर मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, बट कंफ्यूज मत होना इस बात से, ये आपको शायद ही कहीं पढ़ने को भी मिले, बड़ी प्रैक्टिकल बात है। जब भी कोई व्यक्ति गिल्टी होने की प्ली रेस करता है, मजिस्ट्रेट साहब उसको झट से स्वीकार नहीं कर लेते। मजिस्ट्रेट साहब चाहे तो उस गिल्टी की प्ली होने के बावजूद ये डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें ट्रायल के साथ कंटिन्यू रखना है। इसकी कई वजह हो सकती हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो प्ली गिल्टी किया जा रहा है ये किसी प्रेशर में किया जा रहा है, किसी भी तरीके का कोई दबाव है। तो गिल्टी का प्ली रेज करना कोई भी अधिकार नहीं देता प्रोसिक्यूशन को कि ट्रायल नहीं चलेगा। चॉइस अब भी मजिस्ट्रेट के पास ही रहती है कि वो उस प्ली गिल्टी को स्वीकार करे या ना करे। अगर वो चाहे तो उस गिल्टी को, प्ली को अस्वीकार कर दे और ऐसे ट्रायल चलाए जैसे कभी वो प्ली आई ही नहीं। और एक और बात बच्चे, जब हम प्रैक्टिकली प्ली को रेस करते हैं तो वो कैसे रेस करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे सेक्शन 240 के अंदर मजिस्ट्रेट साहब ने चार्ज को फ्रेम किया और इस व्यक्ति पे, फलाने व्यक्ति पे, ये हमारा एक्यूज है, इस व्यक्ति पे चार्ज लगा है कि इसने ए अपराध किया है, ए अपराध किया है, और इससे पूछा जा रहा है कि आप स्वीकार करते हो कि आपने ए अपराध किया है? ये रिटर्न में बोलता है, मानो ए अपराध है फॉर एग्जाम्पल मर्डर। क्या आप मानते हो कि आपने ये मर्डर किया है जिसका आप पे आरोप लग रहा है? और मानो ये व्यक्ति बोलता है कि नहीं साहब, नहीं, ये बोलता है कि मर्डर के बारे में तो कुछ नहीं बोलता कि मैंने मर्डर किया है या नहीं, ये बोलता है कि मैं उस समय वहीं पे मौजूद था, गोली भी मैंने चलाई, पर मर्डर शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। फैक्ट्स आम आदमी है ना, तो वो तो अपनी भाषा में बताएगा कि मैं वहां पे गया था
मैंने बंदूक निकाली थी, मुझे गुस्सा आ गई थी और मैंने गोली मार दी थी, ऐसे बोल रहा है। उसे नहीं पता मर्डर क्या है, उसने थोड़ी ना पढ़ा सेक्शन 300। तो जो भी वो बातें बोल रहा है 1 2 3 4, मजिस्ट्रेट साहब को देखना पड़ेगा कि जिस जिस बात को उसने स्वीकार किया, क्या वो उस अपराध की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही हैं या नहीं। जैसे मर्डर का एग्जांपल लें तो वो एक्ट और इंटेंशन को प्रूव कर रही हैं या नहीं, जिस जिस बात को उसने स्वीकार किया। जैसे मैं वहां मौजूद था, मैंने बंदूक निकाली थी, मैंने गोली मारी थी, मुझे गुस्सा आ गया था। क्या ये 4 बातें सफिशिएंट हैं इस ऑफेंस की दोनों रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। इस प्ली ऑफ गिल्टी के आधार पर मजिस्ट्रेट कन्विक्शन तभी देगा जब जो भी बातें बोली गई उस प्ली के अंदर, जब वो सफिशिएंट होंगी उस अपराध की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। अगर ऐसा है कि कोई प्ली रेस की गई और उसमें कुछ बातें बोली गई, जैसे मैं वहां पे गया था, मैंने बंदूक निकाली थी, मैंने गोली मारी थी, यहीं रुक जाए। मैं वहां गया था, मैंने बंदूक निकाली थी, मैंने गोली मारी थी, बस इतना बोले। ये जो प्ली है ये इस रिक्वायरमेंट को तो पूरा कर रही है, पर इसके बारे में कुछ नहीं कह रही। अब इस प्ली का क्या होगा, क्योंकि ये एक ऐसी प्ली है जो ऑफेंस के रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रही, जिसका चार्ज लगा हुआ है। इस प्ली के बेसिस पे कन्विक्शन नहीं हो सकता है, मतलब ट्रायल चलाना पड़ेगा। पर उससे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि चलो इस प्ली के बेसिस पे कन्विक्शन नहीं हुआ, पर इसने ये जो बातें बोली थी अपनी प्ली के अंदर, क्या इसको किसी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं केस के अंदर, क्योंकि इसने कुछ बातें तो स्वीकार करी है ना कि मैं वहां पे गया था, मैंने गोली मारी थी, कम से कम एक्ट तो उसने एक्सेप्ट कर रखा है ना। तो क्या एक्ट के बारे में भी ट्रायल चलाना पड़ेगा कि एक्ट को हम मान सकते हैं कि एक्ट तो एक्सेप्टेड है, इंटेंशन के बारे में ट्रायल चलेगा कि इंटेंशन थी या नहीं। यहीं पे बच्चे, अगर प्ली कभी भी कंप्लीट नहीं होती, सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करती, तो वो इफेक्टिव होती है ओनली उन रिक्वायरमेंट्स के बारे में जिसको वो स्वीकार कर रही है। जैसे यहां पे एक्ट कि मारा इसी नहीं है, तो अब जो ट्रायल चलेगा वो एक्ट और इंटेंशन दोनों के बारे में नहीं चलेगा। इट विल ओनली बी अबाउट द इंटेंशन, जहां पे प्रोसिक्यूशन ये साबित करने की कोशिश करेगा कि ये जो कह रहा है कि इसने गोली मारी है, ये इसने सोच समझ के मारी है, इंटेंशन के साथ मारी है। और वो शायद अगर चाहे तो एक्यूज कोशिश कर सकता है ये दिखाने की कि हाँ मैंने बोला है कि मैंने गोली मारी है, पर वो सोच समझ के नहीं मारी है, गलती से लग गई या व्हाटएवर। तो प्ली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो प्ली सफिशिएंट है, इट कंप्लाइज विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स, तो उसके बेसिस पे वहीं के वहीं कन्विक्शन हो जाता है, बात खत्म। और इसी प्ली की बात करता है, इसी सिचुएशन की बात कर रहा है हमारा ये वाला सेक्शन जो हम अभी पढ़ेंगे, सेक्शन 241। बाकी की जो कोई इनकम्प्लीट प्ली होती है उसके आधार पर ट्रायल तो चलता है, पर जो ट्रायल का होराइजन है वो लिमिट हो जाता है केवल उन बातों तक जो प्ली के अंदर कवर नहीं हो पाई। अब मुझे जल्दी से बताओ, मुझे नहीं पता कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है। मेरे को तो जितना मैं समझा सकता था आपको समझाया। मुझे बताओ ये वाली बात समझ में आई कि कैसे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं विद इन अ प्ली। बहुत प्रैक्टिकल बात है बच्चे, मुश्किल ही आपको कहीं लिखी हुई मिलेगी। बहुत प्रैक्टिकल चीज, तो इन सारी चीजों को यूज करना एग्जाम में। बच्चे कभी भी किसी भी चीज को ग्रांटेड मत लेना। ये जो भी चीज मैं आपको बताता हूँ ना, एक एक पॉइंट, एवरीथिंग हैज टू गो इनटू द आंसर शीट, तभी फायदा है। ठीक है, चलो इसको तो साइड में रखो। अब आ जाओ सेक्शन 241 पे। अब हमने सेक्शन 240 के अंदर कहां पे खत्म किया था कि भाई सवाल पूछा गया था कि आप अपना गुनाह कबूल करते हो। तो 241 यही कहता है, अगर जो वो एक्यूज व्यक्ति है, अगर वो अपना गुनाह स्वीकार कर लेता है, कबूल कर लेता है, तो हमारे जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनकी ये जिम्मेदारी है, वो बाउंड है कि उस प्ली को रिकॉर्ड करेंगे। प्ली को रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है, एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक सेंटेंस
उसी तरीके से निकाला जाएगा, लिखा जाएगा जिस तरीके से उस एक्यूज ने उसे बोला या लिखा। एग्जैक्टली वही। उसमें ना ही एक बिंदु भी जोड़ा जा सकता है, ना ही एक बिंदु हटाया जा सकता है। उसको एज इट इज फॉर्म में, चाहे जिस भी भाषा में हो, वैसे के वैसा ही लिखा जाता है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मजिस्ट्रेट की कि जब भी कोई प्ली आ रही है उसको रिकॉर्ड करे सबसे पहले। अब प्ली रिकॉर्ड होने के बाद उसकी मर्जी है। जैसे मैंने बोला, इट इज नॉट नेसेसरी कि हर एक केस में, मतलब भले ही ये वाली सिचुएशन हो जाए कि जो प्ली दी गई है वो पूरे ऑफेंस की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही है, पर फिर भी मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा लग रहा है कि मेरे को ट्रायल ही चलाना है, तो वो ऐसा कर सकते हैं एक कंप्लीट प्ली होने के बावजूद। वैसे मैं आपको बताऊं, जो हमारा ये सेक्शन है, सेक्शन 141, वो इसी प्ली के बारे में बात कर रहा है, इस प्ली के बारे में बात नहीं कर रहा है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। इसके लिए कोई सेक्शन नहीं है हमारे सीआरपीसी के अंदर, केवल इसके बारे में है, कंप्लीट प्ली जो सफिशिएंट है कन्विक्शन के लिए। तो अगर एक ऐसी प्ली जो कंप्लीट हो, जिसके अंदर सारी रिक्वायरमेंट्स पूरे हो रहे हो, उसके होने के बावजूद भी मजिस्ट्रेट बाउंड नहीं है, मजिस्ट्रेट बाउंड नहीं है कि वो उसके बारे में ट्रायल, उसके बारे में कन्विक्शन दे ही दे। अगर वो चाहे तो वो उसके बारे में ट्रायल भी चला सकता है, और अगर उसे भरोसा हो रहा है कि सही है प्ली, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी मन मर्जी से दी जा रही है, तो वो कन्विक्ट भी कर सकता है। उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो पूछा जाता है कि क्या प्ली गिल्टी किसी व्यक्ति के द्वारा दिए जाने से प्रोसिक्यूशन के फेवर में कोई राइट आता है क्या, अगर एक्यूज प्लीड गिल्टी कर रहा है तो क्या उसकी वजह से प्रोसिक्यूशन के फेवर में यह अधिकार आ गया कि उसका कन्विक्शन होना चाहिए वहीं के वहीं? दैट इज इंपॉर्टेंट। पर बच्चे एक बात याद रखिएगा, ये जो सेक्शन 241 है, ये स्थिति प्री ट्रायल की नहीं है, अब सिचुएशन ट्रायल की बन चुकी है, क्योंकि चार्ज फ्रेम हो गया है सेक्शन 240 के अंदर। अब आप मेट्रो के अंदर बैठ चुके हो। एक बार चार्ज फ्रेम होने के बाद जब कोई भी प्रक्रिया होती है ना, तो वहां पर जो एक्सप्रेशंस यूज होते हैं वो कौन से होते हैं? कन्विक्शन और एक्यूटल। मतलब अगर मैं आपसे कहूं, एक बार अगर मजिस्ट्रेट साहब ने 240 के अंदर चार्ज को फ्रेम कर दिया, तो उसके केवल दो ही परिणाम हो सकते हैं, या तो एक्विटल या फिर कन्विक्शन। कोई तीसरा ऑप्शन नहीं, यहां पे डिस्चार्ज का कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर केस को वापस लेने का, ये करने का, वो करने का कोई ऑप्शन नहीं। उस केस का अंत, उस ट्रायल का अंत या तो उस एक्यूज व्यक्ति को छोड़े जाने के साथ होगा, जिसको हम एक्विटल बोलेंगे, डिस्चार्ज नहीं क्योंकि उस पर चार्ज लग चुका था, या फिर कन्विक्शन होगा। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो प्ली ऑफ गिल्टी अगर हो रही है तो कोर्ट की मर्जी है कि उसे ट्रायल चलाना है या कन्विक्ट करना है। अब आते हैं सेक्शन 242 पे। अब ये जो सेक्शन 242 है, ये पहला ऐसा सेक्शन है जो ये दर्शाता है कि ट्रायल शुरू हो गया। तो मतलब मेट्रो स्टेशन में तो आ ही गए थे, ट्रेन में तो बैठ ही गए थे, अब ट्रेन चलने लगी। अब मेट्रो ट्रेन चलने लगी यहां से 242 से 242। ये एक पहला ऐसा प्रत्यक्ष सेक्शन है जो सीधे ऐसी सिचुएशन में आपको लेके जा रहा है जहां पे ट्रायल शुरू हो गया है, होगा नहीं, हो गया है। ठीक है, और ये शुरू होता है प्रोसिक्यूशन के एविडेंस से, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस से। और ये जो कहानी है ट्रायल चलने वाली, ये दो सिचुएशन में आ सकती है। पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि सेक्शन 240 के अंदर मजिस्ट्रेट साहब सेटिस्फाइड हैं कि भाई जो जो एलिगेशन लगा रहा है प्रोसिक्यूशन, अगर वो प्रूफ हो पाए तो वो सफिशिएंट होंगे, तो उन्होंने चार्ज फ्रेम कर दिया। और जब उनने पूछा एक्यूज व्यक्ति से क्या वो उन चार्जेस के लिए प्लीड गिल्टी करता है, तो एक्यूज ने मना कर दिया। तो पहली सिचुएशन तो ये होगी कि अब प्लीड गिल्टी करने से मना ही कर दिया, तो 241 तो पिक्चर में आएगा ही नहीं, कन्विक्शन की तो स्थिति बनेगी ही नहीं। तो डायरेक्टली हम आ जाएंगे 242 पे।
और प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के साथ शुरुआत कर देंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि सेक्शन 240 के अंदर मजिस्ट्रेट साहब सफिशिएंसी के बारे में सेटिस्फाइड हैं, उन्होंने चार्ज भी फ्रेम कर दिया है, पर जब पूछा एक्यूज व्यक्ति से कि क्या भाई तुम प्लीड गिल्टी करना चाहते हो, एक्यूज ने बोला कि हाँ मैं करना चाहता हूं, और उसने प्लीड कर भी लिया गिल्टी, पर फिर भी मजिस्ट्रेट साहब को लग रहा है कि कोई दिक्कत है और वो चाहते हैं कि ट्रायल चले डिस्पाइट द फैक्ट, मतलब 241 की स्थिति बनी, फिर भी मजिस्ट्रेट साहब को लगा, क्योंकि उनका डिस्क्रिशन है, कि कन्विक्शन करने के बदले मैं ट्रायल चलाना चाहता हूं, हो सकता है ये किसी प्रेशर में हो। तो यहां पे भी वही वाली सिचुएशन, सेक्शन 242 के अंदर प्रोसिक्यूशन के एविडेंस की बारी आएगी। तो सेक्शन 242 के एविडेंस की बारी दो सिचुएशन में आ सकती है, एक तो 240 से डायरेक्ट जंप करके 242 पे जब वो प्लीड गिल्टी नहीं करता है, या फिर 241 होते हुए जहां पे वो प्लीड गिल्टी तो करता है पर मजिस्ट्रेट साहब ये डिसाइड करते हैं कि उनको ट्रायल ही चलाना है। इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन बने, मजिस्ट्रेट साहब की यह जिम्मेदारी होती है कि वो डेट निर्धारित करते हैं, एक तारीख देते हैं, पहली तारीख, जिसमें वो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के लिए समय देते हैं कि अगली जो तारीख मैं आपको दे रहा हूं इसमें गवाहों को एग्जामिन किया जाएगा। और किसके गवाहों को? प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को, जो प्रोसिक्यूशन साइड के विटनेसेस हैं उन गवाहों को। ठीक है, पर साथ के साथ प्रोसिक्यूशन पे एक जिम्मेदारी भी थोपेंगे कि उन गवाहों का एग्जामिनेशन होने से पहले इस डेट पर जो मैं फिक्स कर रहा हूं, ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो एक्यूज्ड व्यक्ति को उन सारे विटनेसेस की स्टेटमेंट दे दे जो स्टेटमेंट उन्होंने पुलिस के सामने दी है। क्योंकि बच्चे हम उन केसेस को पढ़ रहे हैं अभी जो केसेस पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आए हैं, तो मोस्ट लाइकली जो ज्यादातर विटनेसेस होंगे प्रोसिक्यूशन साइड के, उन्होंने पुलिस को भी स्टेटमेंट दी रखी होगी सेक्शन 161 के अंदर। अब उनकी दोबारा स्टेटमेंट हो रही है ट्रायल के अंदर, दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट उनकी पहले से स्टेटमेंट होगी। तो उन्होंने जो पहले स्टेटमेंट्स दे रखी हैं पुलिस के सामने, उन सारी स्टेटमेंट्स को एक्यूज्ड को पहुंचाना होगा। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा मजिस्ट्रेट साहब को भी और प्रोसिक्यूटर साहब को भी, जिससे वो उन स्टेटमेंट्स को पढ़ के तैयारी कर सके। क्योंकि ये जब ये विटनेसेस का एग्जामिनेशन होगा तो क्रॉस एग्जामिनेशन तो इस एक्यूज को ही करना है ना, भले ही ये गवाह प्रोसिक्यूशन क्यों, पर क्रॉस एग्जामिन तो इसी को करना है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन की तैयारी किस आधार पर करेगा? उन्हीं के द्वारा पहले दी गई गवाहियों के आधार पर, राइट। तो कॉपी देनी पड़ती है एक्यूज्ड व्यक्ति को सारे विटनेसेस के स्टेटमेंट्स की जो उन्होंने पुलिस के सामने दी थी। ठीक है, सिंपल सी सिचुएशन। अब देखो सबसेक्शन 2। अब देखो हमको प्रोसिक्यूशन के साइड के विटनेसेस बुलाने हैं, पर आप सभी को पता है कि हमारे समाज की स्थिति क्या है कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटना चाहता, भले ही क्रिमिनल ऑफेंस हो, भले ही न्याय की बात हो, किसी पे इतना समय नहीं है। तो कई बार क्या होता है, कोर्ट को उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और जब तक दिमाग में कोर्ट का भय नहीं आता तब तक कोई व्यक्ति बुलाने से आता नहीं। तो अगर मजिस्ट्रेट से सहायता मांगे प्रोसिक्यूटर और बोले कि वो चाहता है कि ये जो उसके विटनेसेस हैं इनको कोर्ट सम्मन जारी करके बुलाए, वो तभी आएंगे, हमारे बुलावे से आएंगे नहीं। तो अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो उन विटनेसेस के खिलाफ सम्मन जारी कर सकता है और उनको बोल सकता है कि या तो उन्हें खुद आना है या फिर उनको कोई डॉक्यूमेंट लेके आना है, डिपेंडिंग की जो प्रोसिक्यूटर है किसी भी व्यक्ति को क्यों बुला रहे हैं। तो कोर्ट सहायता करने के लिए प्रोसिक्यूटर की उसके विटनेस आ पाए अगली तारीख को सम्मन जारी कर सकता है ऐसे विटनेसेस के खिलाफ। जब वो तारीख आ जाएगी जिसको एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के लिए फिक्स किया था, जो हमारा मजिस्ट्रेट है वो शुरुआत करेगा बारी बारी एविडेंस लेने की, जो भी प्रोसिक्यूशन प्रोड्यूस करेगा। एविडेंस इंक्लूड्स वो जो विटनेसेस का एग्जामिनेशन होगा, वो सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो मतलब ये जो तारीख है ना, जब विटनेसेस का एग्जामिनेशन शुरू हो गया, यहां से बच्चे इन रियल सेंस ट्रायल शुरू हो जाता है। जैसे ही प्रोसिक्यूशन साइड का पहला विटनेस
सुना जाता है, वहीं से इन दी फॉर्मल सेंस ट्रायल शुरू हो जाता है। लीगल सेंस में तो चार्ज फ्रेम होते ही लगभग वो परिस्थिति बन जाती है, पर अगर मैं रियल सेंस में बोलूं, प्रैक्टिकल सेंस में बोलूं, तो जैसे ही मुंह खोलता है विटनेस प्रोसिक्यूटर साइड का कटघरे में खड़े होके, दैट इज द पॉइंट दी ट्रायल स्टार्ट्स इन द रियल सेंस। ठीक है, अब ये जो विटनेसेस हैं, इन मैंने आपको बताया ना एविडेंस एक्ट के अंदर सीक्वेंस क्या होता है, किसी भी विटनेस का सबसे पहले क्या होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ। जो कौन करता है, वही व्यक्ति जिसने उस विटनेस को बुलाया है। तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन साइड ने बुलाया है तो प्रोसिक्यूटर साहब करेंगे एग्जामिनेशन इन चीफ। फिर उसका क्रॉस होता है, क्रॉस कौन करती है, अपोजिट पार्टी। यहाँ पे अपोजिट पार्टी कौन है, एक्यूज व्यक्ति। तो ये जो विटनेसेस हैं जिनका एग्जामिनेशन चीफ कर रहे हैं प्रोसिक्यूटर साहब, उसके बारे में क्रॉस एग्जामिनेशन का भी अधिकार मिलेगा एक्यूज व्यक्ति को। पर अगर मजिस्ट्रेट साहब चाहें तो इस क्रॉस एग्जामिनेशन के अधिकार को थोड़ा समय के लिए डिले कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि आप थोड़ा सा रुक जाओ, पहले सबका एग्जामिनेशन इन चीफ होने दो। ऐसा होता है बच्चे, ऐसा खासकर तब होता है जब आपके पास 3 4 5 विटनेसेस हैं और 3 4 5 विटनेस लगभग एक ही बात बोलने वाले हैं। मानो उन्हीं लोगों ने अपराध होते हुए देखा है, तो सब लोग लगभग सेम ही कहानी बताएंगे ना, अलग अलग कहानी तो बताएंगे नहीं। तो कोर्ट कहता है कि एक बार पहले इनका एग्जामिनेशन इन चीफ होने दो, पहले इन्हें बोल लेने दो कि इन्हें क्या बोलना है, फिर इनका क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे बारी बारी से। तो फिर एक्यूज को पूरा मौका देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ तो जंप करके आ जाएगा एक्यूज, अच्छा आप बताओ, ये बताओ, वो बताओ, नहीं। वैसे करने को कर सकता है, पर अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो उसे थोड़े समय के लिए डिफर कर सकते हैं जब तक कि बाकी विटनेसेस का एग्जामिनेशन हो जाए। पर इसकी वजह से एक्यूज के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मौका उसको पूरा मिलेगा क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए। चाहे उस क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए उस विटनेस को दोबारा क्यों ना बुलाना पड़े, अगली तारीख को क्यों ना बुलाना पड़े, पर किसी भी विटनेस की गवाही कभी भी बच्चे कोर्ट के अंदर स्वीकार हो नहीं सकती जब तक एक्यूज को क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका ना मिले। बच्चे मौका मिलना जरूरी है, फिर एक्यूज क्रॉस एग्जामिन करता है या नहीं ये उसकी मर्जी है, वो करे या ना करे ये उसकी मर्जी है, पर मौका मिलना चाहिए। ठीक है, ये है बच्चे हमारा सेक्शन 242। जल्दी से देखो कि जैसे ही प्लीड गिल्टी अगर नहीं किया जाता है या फिर किया जाता है पर मजिस्ट्रेट को लगता है ट्रायल चलाना सही रहेगा, वो पहले डेट फिक्स कर देता है कि इस फलानी डेट को प्रोसिक्यूटर साइड के विटनेसेस को सुना जाएगा। उन सारे विटनेसेस की जो भी प्रायर स्टेटमेंट्स हैं पुलिस के सामने, उन सबको एक्यूज को दिया जाता है। फिर मजिस्ट्रेट साहब अगर चाहें तो विटनेसेस को बुलाने के लिए सम्मन भी जारी कर सकते हैं प्रोसिक्यूटर के एडवाइस पर। जब वो डेट आ जाती है तो वो सारी कार्रवाई शुरू हो जाती है, स्टेटमेंट्स लेना वगैरह शुरू हो जाता है, मतलब एग्जामिनेशन चीफ शुरू हो जाता है। एक्यूज व्यक्ति के पास भी अधिकार रहता है क्रॉस एग्जामिन करने का, पर मजिस्ट्रेट चाहे तो उसे डिफर कर सकता है तब तक के लिए जब तक सबका एग्जामिनेशन इन चीफ ना हो पाए, पर उसको मौका पूरा मिलता है। बच्चे अब मुझे जल्दी से बता दो सेक्शन 242 क्लियर है? आर यू ऑल क्लियर अबाउट सेक्शन 242? जल्दी से बताएंगे बच्चे। यस, सब कुछ क्लियर है ए टू जेड, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सुनो इस क्लास का लास्ट सेक्शन। ठीक है, सेक्शन 243, द वेरी लास्ट सेक्शन। अब ये जो सेक्शन है सेक्शन 243, ये बात करता है डिफेंस साइड की। ऑब्वियस सी बात है बच्चे, किसी भी ट्रायल का क्या स्ट्रक्चर होता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। सबसे पहले किसकी बारी आती है, प्रोसिक्यूशन की। और प्रोसिक्यूशन की बारी का मतलब क्या है कि उसके सारे विटनेसेस, उसके सारे एविडेंसेस, सब कुछ हो जाता है। उसके बाद बारी आती है किसकी, डिफेंस की। तो आपने 242 के अंदर प्रोसिक्यूशन साइड को मौका दे दिया, तो 243 के अंदर बारी किसकी आएगी, एक्यूज की, मतलब डिफेंस साइड की। 243 इज ऑल अबाउट एविडेंस फॉर डिफेंस। अब देखो क्या बोला जा रहा है, फिर क्या है, इन सारी प्रोसिक्यूशन का जब पूरा एविडेंस खत्म हो जाएगा, मतलब उसके सारे एविडेंस, उसके सारे विटनेसेस को सुन लिया जाएगा, उनका एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन हो जाएगा, जब उनके जो भी सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं उनको देख लिया जाएगा, बाकी की सारी बातों को सुन लिया जाएगा, समझ लिया जाएगा, फिर जो कोर्ट है वो बोलेगा एक्यूज व्यक्ति को कि बताओ भाई आपका क्या कहना है। अब बॉल जो है वो आपके पाले में है और एक्यूज की बारी आ जाएगी कि अब वो अपने विटनेसेस को लेके आए, अपने एविडेंस को प्रोड्यूस करे। और अगर एक्यूज चाहे तो
वो रिटन स्टेटमेंट भी फाइल कर सकता है कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर वो अपना पूरा डिफेंस लिख के दे सकता है मजिस्ट्रेट साहब को, जिससे कि कल को अगर कोई भी कंफ्यूजन अराइज हो कि जो हमारा एक्यूज है वो किस आधार पर डिफेंड कर रहा है अपने आप को, तो वो एक डॉक्यूमेंट रहे उसके पास। क्योंकि प्रोसिक्यूशन साइड से तो पुलिस रिपोर्ट होती ही है, तो डिफेंस साइड से ये रिटन स्टेटमेंट उस चीज का काम कर लेती है। तो अपनी रिटन स्टेटमेंट को एक्यूज फाइल कर देता है कोर्ट के सामने, और साथ ही साथ तैयारी करने लगता है अपने एविडेंस को लाने की। जो फैसिलिटी हमने प्रोसिक्यूटर को दी थी कि अपने गवाहों को बुलाने के लिए वो कोर्ट का सहारा ले सकता है, सम्मन जारी करवा सकता है, वही फैसिलिटी हमने एक्यूज को भी दे रखी है कि अगर एक्यूज मजिस्ट्रेट साहब के पास आता है और बोलता है कि उसके कुछ विटनेसेस हैं और वो चाहता है कि उनके खिलाफ कोर्ट जो है सम्मन जारी कर दे, वो तभी आएंगे, तो ऐसे लोगों के बारे में कोर्ट सम्मन जारी कर देता है। और वो जो लोग हैं, जो जिस भी चीज के बारे में अगर उनकी खुद की पर्सनल अपीयरेंस चाहिए तो उनको बोला जाता है कि आपको आना है, या उनसे अगर कोई डॉक्यूमेंट मंगा रहे हैं तो बोला जाता है कि आपको उस डॉक्यूमेंट को लेके आना है। तो लगभग लगभग वही प्रोसेस होता है, वही सिचुएशन होती है। पर यहां पे एक अधिकार है हमारे मजिस्ट्रेट के पास। अगर मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा लग रहा है कि ये जो सम्मन जारी करने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रहा है हमारा एक्यूज व्यक्ति, ये एक बोनाफाइड एप्लीकेशन नहीं है, वो इस एप्लीकेशन को फाइल कर रहा है केवल इस पर्पस के लिए कि वो ट्रायल में डिले कर सके, कोर्ट का समय बर्बाद कर सके, तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोर्ट चाहे तो सम्मन जारी करने से मना भी कर सकता है। पर वो ऐसा जब भी करेगा उसको अपनी वजहें लिखनी पड़ेंगी ऑर्डर के अंदर कि उसने ऐसा करने से मना क्यों किया। ऐसा होता है बच्चे, एक्यूज चाहता है कि ट्रायल लंबे से लंबा खिंचता रहे, एक एक करके विटनेसेस को बुलाता रहता है, क्योंकि अब उसी का काम रह गया होता है। देखो प्रोसिक्यूटर ने तो अपना काम खत्म कर दिया, अब उसको तो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स करने होंगे जब करने होंगे। एक्यूज क्या करता है, उसे खींचता रहता है, खींचता रहता है, खींचता रहता है कि अब इस विटनेस को बुलाना है तो अगली तारीख हो गई, और इंडिया के अंदर अगली तारीख का मतलब है 2-3 महीने गए। तो अगर कोर्ट को कभी ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे अब कुछ बचा नहीं है, ये केवल टाइम पास कर रहा है, तो करने से मना भी कर सकता है, बट उसको रीजन लिखने होंगे। ठीक है, ठीक है। अगर कोई भी विटनेस है जो प्रोसिक्यूशन साइड का था फॉर एग्जाम्पल, तो उसको क्रॉस एग्जामिन करने की अपॉर्चुनिटी तो मिली गई होगी एक्यूज को। तो अगर किसी विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन कर चुका है एक्यूज पहले से ही, तो ऐसे किसी एक्यूज को दोबारा से नहीं बुलाया जाएगा कोर्ट के सामने। एक्यूज भले कहता रहे कि इस विटनेस को बुलाओ, इस विटनेस को बुलाओ, कोर्ट मना कर सकता है क्योंकि उसके बारे में क्रॉस एग्जामिनेशन पहले से ही कर चुका है एक्यूज्ड। पर अगर एक्यूज मजिस्ट्रेट साहब को सेटिस्फाई कर दे कि ऐसा करना बेहद जरूरी है, एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए जरूरी है, मतलब हो सकता है कि कोई बात है जो बाद में निकल के आई है, जो उस समय पे ना पता हो एक्यूज व्यक्ति को जब उसने क्रॉस एग्जामिन किया हो, तो अगर कोई ऐसी परिस्थिति है तो ही मजिस्ट्रेट उस विटनेस को दोबारा बुलाएगा। ये ऐसा क्यों है? एक ही विटनेस को बार बार बुला के परेशान ना किया जाए, पहले प्रोसिक्यूशन के द्वारा अब एक्यूज के द्वारा, इसलिए ये रूल बनाया गया है। क्योंकि अगर उसको बुलाया था प्रोसिक्यूशन ने तो आपको मौका मिला था क्रॉस एग्जामिन करने का, बात खत्म, उसको जो बोलना था, जो जवाब देना था वो दे दिया, अब उसको आप बार बार नहीं बुला सकते थे। ऐसा आप तभी कर सकोगे जब आप उसको सेटिस्फाई कर दोगे कि ऐसा करना जरूरी है। ठीक है, और इतना ही नहीं, कोर्ट ये भी कह सकता है एक्यूज व्यक्ति से कि अगर आप ये विटनेसेस को बुला रहे हो तो उनके आने जाने का जो भी खर्चा होगा वो आपको ही उठाना पड़ेगा, और उतना खर्चा जो दिया जाएगा विटनेस को वो कोर्ट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसके बारे में मुझे नहीं पता आप लोगों को कितनी नॉलेज है। बच्चे सीआरपीसी के अंदर प्रावधान बनाए गए हैं जहां पे जो भी विटनेसेस कोर्ट को अटेंड करते हैं उनको एक अमाउंट दिया जाता है, जो एक तरीके का सिचुएशन होता है, जो उनको रिकम्पेंस करता है कि वो आए हैं अपनी नौकरी छोड़ के अपना इतना खर्चा करके, तो उनको रिकम्पेंस किया जाता है।
इसका प्रावधान बच्चे वैसे तो कानून के अंदर है और वो पैसा जो है स्टेट देती है, मतलब सरकार देती है। तो सरकार के पैसे से दिया जाता है आमतौर पर, फिर वो चाहे डिफेंस का विटनेस हो चाहे वो एक्यूज का विटनेस हो, प्रोसिक्यूशन का विटनेस हो, दोनों को मिलता है। पर अगर कोर्ट चाहे तो, अगर कोर्ट को लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही लोगों को बुला रहा है या फिर ये शायद समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, तो वो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्यूज पे भी थोप सकता है और बोल सकता है मैं सम्मन जारी तभी करूंगा जब उसको दिया जाने वाला जो खर्चा है, जो आमतौर पर स्टेट देती है, वो तुम दोगे और उस पैसे को पहले कोर्ट में जमा करो। तो ऐसी कंडीशन भी लगा सकता है उसकी वेरिडिटी को टेस्ट करने के लिए। ये बच्चे सारे रूल्स हैं विटनेसेस को सम्मन करने के बारे में जो कोर्ट इंपोज कर सकता है। ठीक है, तो जल्दी से मैं रिवाइज करा देता हूं बच्चे। जब प्रोसिक्यूशन के बाद डिफेंस की बारी आएगी तो सबसे पहले अगर एक्यूज व्यक्ति चाहे तो रिटन स्टेटमेंट फाइल कर सकता है जिसमें वो अपनी सारी बातों को लिखेगा और साथ के साथ अपना जो भी उसका स्टेटमेंट है, जो भी एविडेंस है, उसको कोर्ट के सामने पेश करेगा। अगर वो किसी विटनेस को बुलाना चाहता है और वो मदद चाहता है कोर्ट ऑफ लॉ की, तो कोर्ट उसके बारे में सम्मन जारी कर देगा जब तक कोर्ट को ऐसा ना लगे कि वो ऐसा कर रहा है केवल कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए। और अगर कोर्ट चाहे तो ये भी बोल सकता है कि उनका खर्चा आपको देना पड़ेगा और उस खर्चे के बारे में आपको पहले ही पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, सो दिस वाज आवर एंटायर डिस्कशन जो हमारा सेक्शन 238 से लेके 243 तक जाता है, जो स्पेसिफिकली वारंट केसेस के बारे में था, जिसके बारे में ट्रायल मजिस्ट्रेट चला रहे थे और जो केसेस पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे आए थे सेक्शन 190 के अंदर। ठीक है, हाँ बच्चे, ठीक है, सो दिस इज द एंटायर सिनेरियो। अब इसके बाद बच्चे देखो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है। अब अगला स्ट्रक्चर है हमारा सेक्शन 244 से लेके, एक सेकेंड, जो हमारी नेक्स्ट क्लास शुरू होगी उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्योंकि अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो ऐसे केसेस के बारे में होगा जिनकी जो कॉग्निजेंस ली गई है सेक्शन 190 के अंदर, वो ली गई है कंप्लेंट के आधार पर या फिर अपनी ओन इंफॉर्मेशन के आधार पर। तो ये जो बच्चे सेक्शंस होंगे ये हमारे सेक्शंस कवर होंगे सेक्शन 244 से लेके 247 तक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले इन 4 सेक्शंस को पढ़ेंगे, छोटे छोटे से सेक्शन से आसानी से हो जाएंगे। और फिर फाइनली हम कंक्लूजन ऑफ ट्रायल को पढ़ेंगे 258 से लेके 250 तक। ठीक, 248 से लेके 250 तक। सो दिस इज हाउ वी फिनिश विद इट। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच बच्चे। हाँ बच्चे, विटनेसेस को जहां तक पैसा पे करने की बात है, इनफैक्ट एक्यूज के भी विटनेसेस को पैसा पे करा जा सकता है स्टेट के द्वारा, ऐसा प्रावधान है। पर अगर कोर्ट चाहे तो एक्यूज को भी फोर्स कर सकता है ऐसा करने के लिए। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच बच्चे। अब आप लोग जाओ, रेस्ट करो, आराम करो। 9 बजे एग्जैक्टली आ जाना। 9 बजे से हम लोग अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 बजे तक फिनिश ऑफ कर देंगे। चलो ठीक है, बाय बाय, और आराम करना। ठीक है, पढ़ना लिखना मत अभी।